चलिए अब हम पढ़ते हैं आकृति के बारे में, जिसे रूप कहते हैं। रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, किंतु यदि बिंदुओं को उपक्रम केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्माण होता है। अतः रूप निर्माण के लिए आवश्यक है कि छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए। यदि बिंदुएं बिखरी हुई अवस्था में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो किसी भी रूप का निर्माण नहीं होगा। अतः बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़ना, उसका अंकन करना ही तभी सही रूप, सभी आकृति तभी बनेगा। प्रत्येक कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न रूप के रूपों का प्रयोग है, जो एक दूसरे से पृथक है। रूपों के आकार के आधार पर उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक सममात्रिक, दूसरा असममात्रिक। सममात्रिक क्या है? या वह रूप है जो दाईं तथा बाईं ओर से एक समान होते हैं। वृत्त, घन, आयत, गिलास। देखिए जैसे दाईं ओर चाहे बाईं ओर एकदम बीचों बीच में से है। देखो इधर बराबर है, इधर बराबर है, ठीक है। अब असममात्रिक देख लो। असममात्रिक रूप या वह रूप है जिसका दूसरा भाग पहले भाग के विपरीत होता है, यानी कि उधर छोटा बड़ा ऐसे अंतर होता है, ठीक है। विषम कोण, चतुर्भुज कोण, त्रिभुज कोण, केतली, सुराही आदि रूप देखने में अधिक रुचिकर होते हैं। देखिए जैसे ये भाग में बांटा गया, लेकिन इधर हैंडल लगी है, इधर नहीं लगी है, ठीक है, इधर नहीं लगी, तो वही चीज़। इसके अतिरिक्त चित्र के रूप महत्व के आधार पर दो भाग में किए गए हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। देखिए जो हीरो हीरोइन के पीछे आप देखते हो बहुत लोग नाचते हैं, लेकिन लोग उनको ध्यान देते नहीं, हीरो हीरोइन की एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हीरो हीरोइन आपके हो गए सक्रिय, और जो पीछे नाचते हैं उसे हो गए सहायक। बस अब आप पूरा समझ गए ही इतना। चलो शब्दों में देखते हैं। यह वह रूप है जो चित्र के प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक पसंद करते हैं। तो मैंने वही कहा ना, मुख्य चीज होता है। तो हीरो हीरोइन में अब हीरो हीरोइन ना रहा, वैसे सब पीछे नाचे, पता नहीं लगे कि मैं मुख्य किरदार के गया। और सहायक में देखो, यह वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किया जाता है। क्या? बल देने के लिए। तो जैसे हीरो हीरोइन है, अकेले नाचेंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब पीछे लोग नाचेंगे तो हाँ यार बहुत लोग नाचे, बहुत अच्छा लग रहा है, एक ही जैसे सब नाचते हैं, है ना। वही किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? तो देखिए, आयताकार, अस्थायित्व, शक्ति। देखिए आयताकार है तो कहीं इधर उधर डोलेगा नहीं, डोलेगा, तो वो अस्थायित्व है, उसमें शक्ति है। अब त्रिभुजाकार, विकास, सुरक्षा, यानी कि वो ऐसे बनता है ना त्रिभुज ऐसे, तो यानी कि ऊपर की तरफ ये विकास कर रहा है और सुरक्षा का प्रतीक है। वर्गाकार, गति, ऐसे वर्ग है ना तो गोल गोल रहता है, तो मान लो लेकर जाना हुआ है, यहाँ से पैर से ढनगा दो, घर वहाँ चला गया, तो यही है वर्गाकार, गति या आकर्षण। अंडाकार, लावण्य या सौंदर्य। यही जब वर्ग ऐसे में हो जाता है थोड़ा अंडाकार ना, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए किस लोग का चेहरा होता है अंडाकार, बहुत अच्छे लगते हैं, गोल गोल। अब रंग देखते हैं। वर्ण, वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा हम किसी भी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु को टकराकर प्रकाश आंख की रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पीछे जो रोड्स और कोन्स नामक ग्रंथियां होती हैं वो चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख पाते हैं। मुख्य रंग लाल, पीला, नीला माने जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं तथा अन्य रंग से मिश्रण से प्राप्त होते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, रंगत, मान, सघनता। ठीक है, देखिए रंगत क्या है? रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन, कालापन, गोरापन होता है ना, वही। यह वर्ण का गुण माना जाता है। इसकी सहायता से पीले, लाल, नीले मध्यांतर के को दर्शक जान पाता है। अब बैलू किसे कहते हैं? बैलू मतलब मान किसे कहते हैं? यह रंगत के हल्के और गहरेपन का द्योतक है। गहरा लाल, हल्का लाल, हल्का लाल। अभी देखिए स्त्रियां लोग इसके विषय में भाई बहुत जानती हैं। मैजेंडा रेड,
पता नहीं कौन कौन रेड जोन बकरा थे ना, अभी उन लोग के देखो मेकअप के सामान लेने जाते हैं जैसे होंठ लाली वाली या नेल पॉलिश वालिश, तो भाई लाल ही में आपको 8-10 रंग मिलेगा। हमको तो मालूम ही नहीं है, लड़कों को किसी को नहीं मालूम होता है। हाँ, क्योंकि उनके काम का चीज़ रहता नहीं तो इसीलिए। देखिए आगे देखो, तो वही जो है जिसे हम टोन्स कह सकते हैं, जैसे हल्का लाल, पीला लाल, हल्का लाइट, उससे हल्का उल्का उसी मान है। यदि रंग के में सफ़ेद मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, और यदि किसी रंग में काला मन मिला दिया जाए तो उसका मान कम हो जाता है। देखिए सिंपल सी समझो, कौनो भी रंग बा, ठीक है, कौनो रंग बा अगर मैं काला मिला देबा तो पूरा रंग काला हो जाए, यानी कम हो जाए मान, और मैं सफ़ेद मिला देबा तो मैं लाइट आवत जाए, ठीक बा। बस इस प्रकार सफ़ेद काले की मात्रा को किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत में विभिन्न मान तैयार किए जाते हैं। अब सघनता देख लो, यह रंग की शुद्धता का परिचायक है कि रंग कितना शुद्ध हुआ। रंग जितना शुद्ध रहे उतना ही चमके। देखो जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा उसमें उतना ही घनत्व होगा, मतलब चमक वमक होगी। अधिक घनत्व वाले वर्ण चमकदार होते हैं, देखा, तथा मिश्रित रंग वाले सघनतम कम चमक होता। अब 2-3 कलर रख के मिला देगा तो कम हो जाए ना। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण को सघनता कम किया जा सकता है। वर्ण के भेद निम्नलिखित भेद हैं। मुख्य वर्ण या प्राथमिक वर्ण। प्राइमरी कलर। मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते, जैसे लाल, पीला, नीला, ये कोनो रंग के मिलावट ना हो, ठीक बा, ये एकल कलर है। ये वर्ण पूर्णतः शुद्ध हैं, इनका अपना अस्तित्व है। ये मुख्य रंगत पदार्थ के हैं। पदार्थ की मुख्य 3 रंगतें नीला, पीला और लाल। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से भिन्न है। प्रकाश की मुख्य रंगतें 3 हैं, हरी, बैगनी और लाल। यदि इन दोनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो यह सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगी। इसके विपरीत पदार्थ की संगत को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग इसमें बोला कि इसके विपरीत रंग मिलाने से धूमिल हो जाएगा। सिंपल सी बात है भैया, पता लगा लाल में काला मिला दिया तो काला हो जाए, धूमिल हो जाए, धुतला हो जाए। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा, पीला, नीला मानते हैं। इन रंगतों का संबंध हमारी दृष्टि के तंतुओं से है। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं प्राथमिक रंग के प्रभाव। लाल रंग का क्या प्रभाव पड़ता है या होता है? उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि। यह रंग गर्म है। देखिए अभी कहीं लिखा है खतरा, तो वहाँ लाल से ऐसे ऐसे काटा होता है, मतलब खतरा है। कामुकता, क्रोध, अब क्यों गुस्सा का तो क्या मुँह लाल पीला हो जाता है, ठीक बा। उत्तेजना, प्रेम, ये सब लाल के प्रतीक हैं। पीले का प्रसन्नता, प्रफुल्लता, गर्व, तेज प्रकाश, बीमारी, चमक, यह रंग है। देखिए किसी की आंख पीला हो जाता है, किसी की पीली शरीर हो जाती तो बीमारी का प्रतीक हो जाता है। और प्रकाश पीला बहुत होता है, ठीक है, इसमें प्रकाश पीले रंग में प्रकाश अधिक होता है। अब नीला देखते हैं, शीतल, आनंद, राजस्व, निराशा, बीमारी, विष, रात्रि आदि। यह ठंडा वर्ण होता है। देखिए रात में ठंडक अधिक रहती है और रात्रि नीली होती है। विष क्यों पीली तो शरीर नीली हो जाता है। पानी हमारा हल्का नीली दिखाता है, ठीक बा, आनंद मिला था। अब द्वितीयक रंग क्या है? सेकेंडरी कलर। किन्हीं 2 मुख्य रंगतों को मिलाने से जो प्राप्त होता है रंग उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल भी आपका प्राथमिक है नीला, लेकिन लाल नीला दोनों मिला दिया बैगनी हो गया। लाल पीला मिला दिया नारंगी हो गया। पीला नीला मिला दिया हरा हो गया, ठीक बा। अब ये द्वितीय रंग के प्रभाव का परत, तो बैगनी रंग सम्मान, राजसी, मृत्यु आदि बैगनी से पड़ता है प्रभाव। देखिए नारंगी वर्ण का प्रभाव वीरता, ज्ञान, प्रेरणा आदि है। यह गर्म रंग होता है। हरे वर्ण का प्रभाव वसंत, सुरक्षा, मनोहारिता, प्रजनन, समृद्धि, स्वतंत्रता, शीतलता आदि। यह ठंडा रंग है। तृतीयक रंग क्या है? किन्हीं 2 मुख्य वर्ण के मिलाए जाए तो जो नया रंग बनेगा वो आपका तृतीयक रंग बनेगा। जैसे बैगनी नारंगी रसेट, बैगनी हरा आलिव, हरा नारंगी सेटन। अब देखिए समीपवर्ती रंग क्या है?
समीपवर्ती वर्ण उन रंगों को कहा जाता है जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं, जैसे पीला, पीला, नारंगी तथा नारंगी सभी पीले के उपक्रम हैं। ठीक, जैसे गाढ़ा पीला, हल्का पीला, उससे हल्का पीला, तो ये समवर्ती हैं। विरोधी वर्ण क्या है? विरोधी वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी होते हैं, जैसे हरे का विरोधी लाल, नारंगी का बैगनी, नीला का विरोधी पीला। अब एकांकी वर्ण क्या होता है? जहाँ केवल एक ही रंग के विभिन्न मान और सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकांकी वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक ही वर्ण में बने होते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, उससे गहरा नीला। ठीक है, यही होता है। देखिए हम यही पढ़ रहे थे, सकता है हमने इसे ऊपर नहीं किया था। देखिए फिर से देख लेते हैं। एकांकी रंग, यहाँ केवल एक ही रंगत से विभिन्न मान सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकांकी वर्ण के अंतर्गत आता है, जैसे क्योंकि यह एक ही वर्ण से बने होते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, उससे गहरा नीला। ठीक है, अब हम देखते हैं तान। तान रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं, जैसे हल्का रंग, गहरा रंग, तान हो गई है। एक कहा था कनो हल्का हल्का सा देखा, जैसे देखो ध्यान से देखो, यहाँ ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पीछे प्रिंट पड़ी है इसलिए यहाँ हल्का सफ़ेद है ना। या ये गाढ़ा काला है, ये हल्का काला है, तो यही इसी को कहते, देखिए हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। तो देखिए ये काला गाढ़ा है और ये हल्का है, तो इसी गाढ़ेपन हल्केपन को तान कहते हैं। देखिए तान रंगत के हल्के व गाढ़ेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद तथा काले का परिणाम का द्योतक है। यदि किसी रंग में सफ़ेद मिला दिया जाए तो उसकी मात्रा में अनेक मान प्राप्त होते हैं, जैसे तीनों मुख्य रंगतों के तीन। देखो जिसे मान लो लाल बाव में सफ़ेद मिला हुआ, हल्का लाल हो जाए, फिर और हल्का लाल हो जाए, और हल्का लाल हो जाए, काहे से सफ़ेद मिला सोकर रंगा छीड़ कह दिया था ना। देखा छाया तीन प्रकार को होता, डार्क, मिडिल डार्क, लाइट। ठीक है, डार्क कलर, मिडिल और लाइट। चलो चित्रों में तान का महत्व। किसी भी चित्र के संयोजन में कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, जिन्हें व्यक्त करने में चित्रकला के मूल धार तत्वों का बड़ा महत्व है, क्योंकि कला के प्रत्येक तत्व, रेखा, रंग, तान आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इसमें तान का भी महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि किसी चित्र में रंग द्वारा अपनी भावना को प्रकट करते समय उस रंग के तान का बहुत महत्व है। तान के प्रयोग से ही द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी उभार दिया जाता है। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के वास्तविक परिणाम का आयतन का आभास होता है। जैसे मोनालिसा द्विआयामी है लेकिन उसी छाया प्रकाश से त्रिआयामी दिखाई देता है। ठीक है, देखो जैसे लाल रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहाँ कोई प्रफुल्लता पूर्ण दृश्य बनाया जाता है, वह लाल रंग में काले रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम करके लाल रंग की इस निम्न तान से उदासीन वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। रंग वही है किंतु तान परिवर्तन भाव और परिवर्तित हो जाता है। अब 5वां नंबर है वयन। क्या इसी को हम पोत कहते हैं। ठीक है, वयन है, इसी को हम पोत कहते हैं। देखिए धरातल के गुण को पोत कहते हैं। क्या धरातल के गुण, जैसे धरातल कोई पेज है, मान लो ये पेज है, तो ये चिकना है कि देखो ये चिकना है कि खुरदुरा है, मोटा है कि पातर है, यही कहते हैं कि धरातल जो है, धरातल का गुण पोत होता है। इसको हम बुनकर भी कहते हैं। क्या बुनकर या बुनावट भी कहते हैं, बुनावट। अतः प्रत्येक वस्तु के अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का वास्तविक रूप को पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुरदुरा तथा चिकना आदि। पोत को दो प्रकार का अनुभव किया जाता है, एक चक्षुष और एक
अनुभूतिजन्य, एक को देखकर दूसरा को छूकर, बस ठीक है, एक को देखकर दूसरा छूकर। साधारण पोत 3 होते हैं, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। चलो देखते हैं प्राप्त क्या है। प्राप्त मतलब जैसा तैसा मिल जाए, बस वो प्राप्त है जी। देखो, प्राप्त पोत प्रकृति द्वारा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। जैसे पोत, प्राप्त पोत है शिला, भित्त, कपड़ा, ताड़पत्र आज स्वतः ही आया हुआ दिखाई देता है। अनुकृत, अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत को अनुकृत कहते हैं। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव किए जाते हैं। जैसे कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत के उदाहरण द्रष्टव्य हैं। अब देखिए, ये है सृजित पोत। सृजित पोत यंत्रों या साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है, इसे सृजित पोत कहते हैं। चित्र में क्रियाशीलता प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखो अंतराल, छठा हमारा है अंतराल। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है या जिस धरातल पर अंकन करता है वह स्पष्ट द्वियामी होती है, यही अंतराल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। सीधे सीधे ये समझ जाओ कि चित्रकार जो ने चीजें बनावा थी न, चाहे दीवार बाय, कैनवास बाय, कागज बाय, वह आपका धरातल या अंतराल कहलाता है। ठीक है, देखिए अंतराल का महत्व। कला के तत्व अंतराल में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। अंतराल के सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जा सकता है, परंतु इन कलाकारों में तालमेल दिखाने के लिए, एक रास्ता से बचने के लिए इसका विभाजन किया जाता है। अंतराल न केवल रूप तत्वों के संयोजित करने से, ठीक है, संयोजित करने का स्थान मात्र है, अपितु चित्रतल पर भिन्न भिन्न प्रभाव को उद्वेलित करने से पूर्ण सहायक है। अंतराल विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक सम विभाजन, दूसरा असम विभाजन। देखिए, सम विभाजन, दूसरा असम विभाजन। सम विभाजन क्या है? रेखाओं के माध्यम से चित्रभूमि को इस प्रकार विभाजित करना कि दाएं और बाएं का तल समान हो। क्या? इधर इधर का तल समान हो। जैसे देखो, इतना चौड़ा यहाँ लिखा है, इतना चौड़ा यहाँ, तो ये बराबर है। ठीक है, सम हो गया। अब देखिए एक बार फिर देख लो, धरातल के माध्यम से चित्रभूमि को इस प्रकार विभाजित करना कि दाएं बाएं के तल समान हो, और इसका विभाजन द्वारा चित्र में शक्ति संतुलन के भाव प्रदर्शित किया जाता है। असम विभाजन, देखिए इधर इतना ही दिख रहा है लेकिन इधर इतना बड़ा पेज है, तो ये सम है नहीं, ये विषम, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। यही चीज देखो, असम विभाजन। चित्रभूमि को कल्पना के आधार पर विभाजित करना असम विभाजन कहलाता है। इसे विभाजन द्वारा चित्र में गति तथा तनाव को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्वियामी चित्रतल पर कलाकार वस्तुओं का त्रियामी प्रभाव दिखाने में समर्थ होता है। वस्तुओं के निकटता, दूरी और घनत्व के आभास परिप्रेक्ष्य द्वारा धरातल के संयोजित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सक्रिय और सहायक। चित्र में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधान व महत्वपूर्ण आकृति संयोजित की जाती है। चित्र का वह शेष भाग जो पृष्ठभूमि का रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। ये दोनों अंतराल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुख्य आकृति के धरातल पर ही सहायक आकृति सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, ये आपका खत्म। देखिए मैंने क्या कहा, ये सब मिलाकर वही कह रहा है, सहायक और सक्रिय की। जो हीरो हीरोइन होते हैं वो सक्रिय होते हैं, जो आजू बाजू नाचते फिरते हैं वो सहायक होते हैं। बस इतना ही है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।